दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर म्यांमार से भागकर मिजोरम पहुंचे 151 सैनिक। जी हां, जान बचाने के लिए भारत में लेनी पड़ी शरण। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला, साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी खबर। तहरीके हुर्रियत पर केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई। यूपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक शासन लागू करने के लिए साजिश रचने का बड़ा आरोप। साथ आपको बताएंगे जहां भारत यूएई की सेना राजस्थान के रेगिस्तान में आमने सामने। क्या है दोस्तों मामला, साथ ही साथ बताएंगे हाफिज सईद को हमें सौंप दो। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान से की है प्रत्यर्पण की मांग। जी हां, ये दोबारा किया गया है दोस्तों। और कभी भी चुनाव से पहले नवाज शरीफ विदेश भाग सकते हैं। बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा खुलासा, दावा और बयान दिया है। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और अयोध्या में राम मंदिर का पुरजोर दिल से स्वागत करते और मानते हैं मोदी हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार से भागकर मिजोरम पहुंचे 151 सैनिक। जान बचाने के लिए भारत में लेनी पड़ी शरण। बता दें, म्यांमार के 151 सैनिक अपनी जान को बचाने खातिर भारत भागकर आ गए हैं, घुस गए हैं। असम राइफल्स के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि म्यांमार में सैनिकों के शिविरों पर एक सशस्त्र जातीय समूह द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद कम से कम 151 म्यांमार सैनिक मिजोरम के लोंग तलाई जिले में भागकर आ गए। अधिकारी ने कहा कि म्यांमार सेना के जवान, जिन्हें ताता मादाव के नाम से भी जाना जाता है, उनके शिविरों पर शुक्रवार को अराकान सेना के लड़ाकों ने हमला कर दिया। इसके बाद वे अपने हथियारों के संग भागकर लोंग तलाई जिले के लोंग तलाई में मौजूद असम राइफल्स के जवानों के पास पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय सीमा के करीब के इलाकों में म्यांमार सेना और अराकान सेना के लड़ाकों के बीच भारी गोलीबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मिजोरम में प्रवेश करने वाले म्यांमार सेना के कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें असम राइफल्स द्वारा प्राथमिक उपचार भी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल मामला पूरे तरीके से क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन ये लोग अपनी जान को बचाने के लिए भारत में शरण लेने पहुंचे हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या भारत को इनको पूरा तरीके से मदद करनी चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहाँ तहरीके हुर्रियत पर केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई। यूपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ कर दिया गया, इसको घोषित, लगा दिया बैन। बता दें, जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, बोले तो मसरत आलम ग्रुप के बाद अब सरकार ने तहरीके हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे। गृह मंत्री ने लिखा कि यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। ये समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा लिए गए इस फैसले का अगर आप भी दिल से पुरजोर समर्थन करते हैं तो कमेंट में बिल्कुल सही फैसला जरूर कहिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां इंडिया यूएई की सेना राजस्थान के रेगिस्तान में आमने सामने। क्या है डेजर्ट साइक्लोन 2024? बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और भारतीय सेना के बीच शाहजहां युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। इसके लिए यूएई की सेना राजस्थान के मरुस्थल में पहुंच चुकी है। इस युद्ध अभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन नाम दिया गया है। 2 जनवरी से यह युद्ध अभ्यास शुरू होगा, जो 15 जनवरी तक चलने वाला है। इसके लिए भारतीय सेना की टुकड़ी भी राजस्थान के मरुस्थल में पहुंच गई है। वहीं डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई की सेना के बीच शुरू होने वाला संयुक्त युद्ध अभ्यास थार के मरुस्थल में किया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार दोनों देशों के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास करीब 2 सप्ताह तक चलेगा। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य अर्बन ऑपरेशन की बेस्ट प्रैक्टिस और इंटर ऑपरेशनबिलिटी को बेहतर करना है। इससे दोनों
देशों के सामरिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। बहरहाल अपने भारतीय सेनाओं को दोस्तों आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इसमें अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां बहुत बड़ी खबर, कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, यही कुछ करता नजर आ रहा है अपना भारत। हाफिज सईद को जब तक सजा नहीं दे देगा अपना भारत, चैन से नहीं बैठने वाला। जी हां दोस्तों, बता दें फिर एक बार, भारत ने पाकिस्तान से किया है प्रत्यर्पण की मांग, कह दिया हमें हाफिज सईद दे दो, सौंप दो। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। आपको बता दें कि वो 26/11 मुंबई हमले सहित विभिन्न आतंकी घटनाओं के लिए भारत में वांटेड है। साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को बताया कि जैसा कि आप जानते हैं कि वो भारत में कई मामलों में वांछित है, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी भी है। बागची ने कहा कि इस संबंध में हमने प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे भारत में प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान से 2008 के मुंबई हमलों में मुकदमे का सामना करने के लिए हाफिज सईद को सौंपने के लिए कह रहा है। सईद पर अमेरिकी सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा गया है। सईद के बेटे तलहा सईद के पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की खबरों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बागची ने कहा कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का मुख्य धारा में आना कोई नई बात नहीं है, ये लंबे समय से पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है। इस तरह के घटनाक्रम का हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हम निश्चित रूप से उन सभी घटनाक्रमों की निगरानी करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अब ऐसे में जब तक हाफिज सईद को पाकिस्तान भारत को सौंप नहीं देता, भारत की मोदी सरकार भी चैन से नहीं बैठने वाली। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हाफिज सईद को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, जिसने न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा होगा, ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलेगा। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने अपहरण के प्रयास के बाद लाल सागर में हौती नौकाओं का नष्ट कर दिया। जी हां, अमेरिकी सेना ने कहा कि यमन में हौती नियंत्रित क्षेत्रों से 4 जहाजों ने मैक्स होंगजो पर गोलीबारी की और जहाज के कुछ मीटर के भीतर पहुंच गए। पास के अमेरिकी युद्धपोतों के हेलीकॉप्टरों ने एक संकट कॉल का जवाब दिया और गोलीबारी की बाद में उनमें से 3 को आत्मरक्षा में डुबो दिया। चालक दल मारे गए और चौथी नाव क्षेत्र से भाग गई। हौती नवंबर से लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। ईरान समर्थित यमनी विद्रोही समूह ने दावा किया है कि गाजा में युद्ध के जवाब में महत्वपूर्ण शिपिंग लेन पर उसके हमले इजराइल से जुड़े जहाजों पर निर्देशित हैं। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि समुद्री हमलों के बीच भारत ने भी अरब सागर में निगरानी बढ़ा दी है। जी हां, भारतीय नौसेना के अभियान से समुद्र में बड़ी हलचल मची है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले के कम से कम 20 मामले सामने आए हैं। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में इजराइल और उससे जुड़े जगहों जहाजों को निशाना बना रहे हैं। समुद्री सुरक्षा की घटनाओं में आई तेजी के बाद भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल सतर्क हो गए हैं। भारतीय नौसेना ने लाल सागर में लगातार वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमले के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। जी हां, अगली खबर बता दें, चुनाव से पहले पाकिस्तान कभी भी छोड़कर विदेश भाग सकते हैं। नवाज शरीफ वरिष्ठ नेता ने किया बहुत बड़ा दावा। दरअसल पाकिस्तान में आम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और वकील एहतजाज अहसन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अहसन का दावा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ आगामी आम चुनाव से पहले एक बार फिर देश छोड़ सकते हैं। एहतजाज अहसन ने यह टिप्पणी शुक्रवार को एक निजी समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कही। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार एहतजाज अहसन ने दावा किया है कि नवाज शरीफ देश छोड़ने के बाद विदेश से ही चुनावी नतीजों पर नजर रख सकते हैं। इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क के वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि JUIF नेता मौलाना फजलुर रहमान के चुनावी रेस से पीछे हटने की संभावना है। बहरहाल दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा अर्जेंटीना। राष्ट्रपति मिलेई बोले हत्यारे चीन के साथ काम नहीं करना। जी हां, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वादे के अनुरूप देश के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने नए सदस्य देशों की सूची से अर्जेंटीना का नाम हटा लिया है। इसके लिए उन्होंने भारत सहित दूसरे ब्रिक्स नेताओं को चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने अपनी चिट्ठी में अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल करने की शुरू हुई प्रक्रिया को बंद करने का आग्रह किया है। माइली का कहना है कि ये सदस्यता के लिए ठीक समय नहीं है। मिलेई ने कहा कि अर्जेंटीना के लिए फिलहाल ब्रिक्स का सदस्य बनना सही नहीं है, लेकिन हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ाने के लिए इस संगठन के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना चाहते हैं। ब्रिक्स में औपचारिक रूप से शामिल होने से महज 3 दिन पूर्व मिलेई ने सभी देशों को यह जानकारी देकर चौंका दिया
गया। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत का एक कदम निकाल सकता है कनाडा की हेकड़ी, बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉलेजों में लग सकते हैं ताले। जी हाँ, भारत कनाडा संबंधों में पिछले सालों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। जैसे 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर कनाडा ने बैन लगाना और जून 1985 में एयर इंडिया कनिष्क पर बमबारी ने भी रिश्ते बिगाड़ दिए। तो वहीं हाल में जून के महीने में सरे गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते में एक नया भूचाल आ गया। भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए संकट के बावजूद कनाडा को वो मिल रहा है जो वो भारत से हजारों और नए अप्रवासियों और छात्रों से चाहता है। कनाडा के लिए भारत के साथ व्यापार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नए भारतीय प्रवासी और छात्र कनाडा में अरबों डॉलर लाते हैं। भारतीय छात्र सैकड़ों निजी कॉलेजों को चलाते हैं और वॉलमार्ट, टीम हडसन, अमेजन और सुरक्षा कंपनियों को कम वेतन में काम करने वाले मिल जाते हैं। आज कनाडा में इन कंपनियों के अधिकांश फ्रंट लाइन कर्मचारी भारतीय छात्र हैं। भारतीय छात्र अगर कनाडा जाना बंद कर देंगे तो सैकड़ों निजी कॉलेज बंद हो सकते हैं। वॉलमार्ट, टीम हॉटसन और अमेजन को कम वेतन वाले कर्मचारी ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि इन सब के बीच भारतीय छात्रों के लिए कनाडा एजुकेशन वीजा में जारी करने में और तेजी ला रहा है। वहीं जब तक भारत नए तरीके का इस्तेमाल करके वहां तक नहीं पहुंच जाता जहां वो कनाडा को चोट पहुंचा सके, तब तक कनाडा नरम नहीं पड़ेगा और भारत विरोधी तत्वों पर लगाम नहीं लगाएगा। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या भारत को यह कदम उठाना चाहिए? क्या कनाडा को मजा चखाना चाहिए, उसकी हेकड़ी निकालनी चाहिए? जो भी आप कहते हैं दोस्तों, कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। रिटायर्ड आर्मी जनरल का सबसे बड़ा दावा। दरअसल अमेरिकी सेना के रिटायर जनरल बैरी मैकफ्रेके ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बने। मैकफ्रे ने कहा कि पुतिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीते। उन्होंने कहा कि हाल ही में ट्रंप के खिलाफ आए कुछ फैसलों को भी पुतिन राजनीति से प्रेरित मानते हैं, जो उनकी उत्सुकता को दिखाता है। 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की दौड़ में मजबूती से चल रहे ट्रंप को पुतिन का पसंदीदा कहा जा रहा है। वहीं रशिया में भी 2024 में चुनाव होना है और पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि व्लादिमीर पुतिन जो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बने, आप क्या चाहते हैं दोस्तों, बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? कौन होना चाहिए अगला राष्ट्रपति अमेरिका का? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।